श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 9 में फर्स्ट पार्ट इतिहास का जो पहला लेसन है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हमने आपको बताया कि फ्रांस में क्रांति कैसे घटती है, फ्रांस में क्रांति घटती क्यों है, इत्यादि इत्यादि। आज हम आपको फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के दल, फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा होती है, जो असेंबली होती है, जहां से कानून का भाग बनता और बिगड़ता है, उस सभा में कुछ दलों की व्यवस्था की गई थी। उसमें प्रायः 2 दल होते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि नरम दल और गरम दल, लेकिन नहीं, वह विदेशी व्यवस्था थी, यूरोपियन सभ्यता थी। और फ्रांस की व्यवस्था के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में प्रायः 2 दल होते हैं। पहला दल है संविधानवादी। एक संविधानवादी क्या होता है, यानी संविधान की व्यवस्था के अनुसार हम शासन करेंगे, हम कानून बनाएंगे और राष्ट्र की अस्मिता पर हम आंच नहीं आने देंगे। किसी भी कीमत पर, किसी भी अवदशा में ऐसी व्यवस्था और ऐसी सोच रखने वाला जो दल होता है, हम उसे संवैधानिक दल करते हैं। लेकिन यह जो संवैधानिक वादी जो दल होता है, यह जैकोबिन पार्टी के अंतर्गत लोग होते हैं, थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते हैं। ये लोग क्रांतिकारी दल के लोग हैं, जिसे आप गरम दल कह सकते हैं। और इस गरम दल के प्रमुख नेता, प्रमुख क्रांतिकारी कोई और नहीं बल्कि दांते होता है, राष्ट्रपियरे है और डॉक्टर भाटा है। तो संविधानवादी जैकोबिन, यानी हम संविधान के अनुसार ही चलेंगे, लेकिन हमारी जो पार्टी है, उस पार्टी का नाम होता है फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की जो एक पार्टी है, उसमें 2 पार्टियां होती हैं। पहली पार्टी का नाम है संविधानवादी पार्टी के अंतर्गत जैकोबिन पार्टी, और दूसरी जो पार्टी वहां होती है वह भी संवैधानिक व्यवस्था के ही अंतर्गत है, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लोग समर्थक हैं। यानी राजतंत्र व्यवस्था के आधार पर ही शासन चले, लेकिन शासन सत्ता की जो शक्ति है वह जनता के हाथों में। तो सोच दोनों की सही थी। अब यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है, तो इन दोनों में मतभेद क्यों हुआ, जैकोबिन और राजतंत्रात्मक। जैकोबिन के लोग कहते थे कि संविधान का जो कानून बने वह क्रांतिकारी व्यवस्था के अंतर्गत हो और उसमें राष्ट्र और राज्य परिवार की कोई भूमिका न हो। तो उस भूमिका के न समर्थन करने वालों में दांते, राष्ट्रपियरे और डॉक्टर भाटा जी थे। और संवैधानिक राजतंत्र के समर्थकों में लफायते आवेशिये एक प्रमुख नेता थे। आपको यह भी बता दे रहे हैं कि फ्रांस में इन दोनों दलों के बीच में रक्त की नदी भी बह गई थी। जो पहला वाला दल है जैकोबिन दल, जैकोबिन दल जो होता है बच्चे, वह रक्त पिपासा के आधार पर, खून खराबे के आधार पर क्रांति का समावेश करना चाहता है, शासन चलाना चाहता है। लेकिन जो दूसरा दल है वह शांतपूर्ण दल था, लेकिन समस्या थी कि वह राजतंत्र का समर्थक भी था। तो इस तरह से संगठन होता है। और आगे हम आपको बताएंगे कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के कार्य क्या है।
जो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा थी, इस सभा ने क्या कोई काम भी किया? तो किया था। सबसे पहला काम किया इसने कि नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा करती है, जिस पर राजा की मुहर लगती थी, राजा का समर्थन होता था। और राष्ट्रीय सभा के द्वारा फ्रांस में पहला काम किया गया था, फ्रांस के संवैधानिक व्यवस्था में पहला कार्य था नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकार की घोषणा करता है। यानी जवाई जन्म लिया वाला फ्रांस का कोई भी व्यक्तित्व हो, फ्रांस का कोई भी नागरिक हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका जो मौलिक अधिकार है वह जन्म लेते ही फ्रांस में उसे दिया जाएगा। अगला था राष्ट्रीय सभा के कार्य के अंतर्गत दूसरा कार्य, चर्च की संपत्ति को जब्त करने की घोषणा कर दी गई। वहां के जो चर्च थे, चर्च के जो धर्मावलंबी थे, चर्च के जो पुरोधा थे, जो धर्म के नाम पर भारी संपत्ति को इकट्ठा कर लिए थे, जब वहां के राष्ट्रवादी नेताओं ने देखा कि इस धन का दुरुपयोग ये लोग अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने ऊपर इसे खर्च कर रहे हैं पर्सनैलिटी में, तो उन लोगों की निगाह गई कि चर्च की सारी संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस का डेवलप होता है, वहां का जीडीपी बढ़ जाता है, वहां का आय बढ़ जाता है और फ्रांस एक नई दिशा की तरफ छलांग लगा देता है, जिसे हम प्रगतिवादी दिशा कहते हैं, विकासवादी दिशा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चर्च के पास अकूत संपत्ति थी और वह अकूत संपत्ति वहां का जो नया तार्किक नौजवान था, वह उस संपत्ति को धर्मांधता के रूप में नहीं प्रयोग करना चाहता था, उसे राष्ट्र के गरीबों, बेसहारों, बेरोजगारों और इन्हें फ्रांस में रोजगार की आवश्यकता हो, फ्रांस के विकास के लिए उस धन को लगा दिया गया। तो राष्ट्रीय सभा का एक अगला कदम था जो कि सराहनीय कदम था। अगला है प्यारे बच्चों, चर्च की संपत्ति जब्त करने की घोषणा तो राष्ट्रीय सभा करी देती है। अगला है संविधान निर्माण। उसने तीनों वर्गों को बुलाया, राष्ट्रीय सभा ने, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने, और उसने कहा कि तीनों वर्ग, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों वर्ग संगठित होकर के एक संवैधानिक व्यवस्था का प्राविधान बनाए, जिसके अनुसार फ्रांस की सरकार और फ्रांस की व्यवस्था सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। वही नहीं, चौथा काम राष्ट्रीय सभा ने क्या किया था? सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। यानी सामंतों के द्वारा कोई कर नहीं दिया जाता था, सामंतों के द्वारा जमीन को हड़प लिया जाता था, गरीबों के साथ अत्याचार किया जाता था, राष्ट्र का शोषण किया जाता था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सभा ने सामंतवादी आताताइयों के अधिकारों को ध्वस्त करते हुए उनका जो विशेषाधिकार था उसे छीन लिया गया, जो कि अच्छा काम था। अगला काम क्या है? चुनाव के द्वारा पादरियों की नियुक्ति की जाती थी, लोग जन्मजात अधिकारी हो जाते थे। फ्रांस का जो पादरी होता था, जो धर्म गुरु होता था, जो धर्माचार्य होता था, वह वंशानुगत रूप से चर्च अधिपत होता था। लेकिन नहीं, संविधान सभा ने, राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि अब पादरियों का जन्मजात यानी वंशानुगत उनको पद नहीं मिलेगा, बल्कि इन्हें वहां की जनता चुनेगी और जो चुनाव में जीतेगा, यानी लोकतंत्रात्मक आधार पर इन पादरियों का चुनाव शुरू हो गया फ्रांस जैसे राष्ट्र में। अगला क्या था? राजा के अधिकारों में कमी।
यहां तक कि लुई 16वां तो स्वयं कह देता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। ऐसे राजा के शब्द के कानून को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने इनके अधिकारों में कमी कर दी। अगला कुछ कदम होता है फ्रांस में सुधारवादी कदम। वह कदम क्या है, थोड़ा सा ऊपर हम आपको प्रकाश डाल दे रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भी कुछ भूमिका होती है कि नहीं, तो आज आपको हम बता दे रहे हैं। विश्व में सबसे पहले राष्ट्र के लिए, देश के लिए अगर किसी देश की महिला ने सामूहिक क्रांति किया, वैधानिक क्रांति किया, उग्र क्रांति किया, तो आप बड़े प्यार से उस देश का नाम ले सकते हो। उस देश का नाम फ्रांस होता है। फ्रांस की महिलाएं भी राष्ट्रवादी सोच के आदर्श में आकर के अपने राष्ट्र की स्वाधीनता के पक्ष में सरकार से, राजा से विरोध कर लेती हैं, उसके खिलाफ वह आंदोलन कर देती है। होता क्या है, 1791 ईस्वी में तो महिलाओं को उनके संगठन बनाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है, उन्हें कोई संगठन बनाने का अधिकार नहीं मिलता है, अत्याचार किया जाता है उनके साथ। लेकिन वहां की महिलाएं क्रांति करने के लिए प्रयासरत रहती है और ओलंप द गूंज, जो वहां की पहली महिला क्रांतिकारी होती है, आपके सामने जो लिखा गया है, ओलंप द गूंज फ्रांस की पहली महिला क्रांतिकारी होती है। प्यारे बच्चों, जो महिला क्लब की स्थापना करने का अधिकार भी ले लेती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवादी व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के साथ कभी कभी अत्याचार कर दिया जाता है। वहां की असेंबली ने, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था ने जब यह देखा कि ओलंप द गूंज क्रांति के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है कि यहाँ महिलाओं के पक्ष में भी कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दे रहे हैं कि यह महिला के ऊपर अनेक अवैधानिक आपराधिक मुकदमा कर दिया जाता है। आपराधिक मुकदमा ही नहीं बल्कि से राष्ट्रद्रोही भी बता दिया जाता है। ओलंप द गूंज जो फ्रांस की क्रांतिकारी महिला होती है, इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बना करके और इसे 1793 ईस्वी में फांसी के फंदे पर झुला दिया जाता है, जो कि पूरे विश्व के लिए शर्मनाक स्थिति होती है। लेकिन नहीं, इसकी कुर्बानी खराब नहीं गई, जया नहीं गई। इसकी कुर्बानी महिलाओं का हौसला बुलंद कर दे। और आपको बता दे रहे हैं कि वर्साय पर फ्रांस की महिलाओं ने अटैक कर दिया। फ्रांस के शाही दरबार वर्साय पर जब महिलाओं का अटैक होता है तो उसने उनके कमरों को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रांस की महारानी मेरी अंतोइन अपने कमरे को छोड़ करके फ्रांस के शासक, फ्रांस के राजा लुई 16वें के कमरे की तरफ भागती है। क्रांतिकारी महिलाओं ने उन्हें वहां भी दौड़ा लिया, बोला कि हम रौंद देंगे तुम्हें, मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए, हम महिलाएं हैं तो क्या, राष्ट्र के निर्माण में मेरा भी योगदान है। ऐसी सोच थी वहां के महिलाओं की। इसी सोच के अंतर्गत राजा ने देखा कि मामला बिगड़ जाएगा, महिलाएं अपने स्वाभिमान पर जग चुकी हैं,
रणचंडी बन चुकी हैं, हाथ में हथियार इनके पास है, किसी भी हद तक उतर सकती हैं। तो राजा सपरिवार उनके सामने आकर के नतमस्तक होता है और कहता है कि हम आपकी मांगों को स्वीकार करते हैं, हम मांग पूरी करेंगे। एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, विश्व के इतिहास के अंतर्गत फ्रांस ने महिलाओं के द्वारा जो आधिपत्य स्थापित किया जाता है, तो ऐसे आधिपत्य को फ्रांस की जो राजशाही सरकार होती है उसे चुड़ैलों का हमला करता है। उस आक्रमण को जो है महिलाओं के द्वारा जो अटैक होता है वर्साय पर, उसे वहां का राजतंत्रात्मक रूप कहता है कि यह आक्रमण चुड़ैलों का था। 10,000 महिलाओं ने फ्रांस के शासक के खिलाफ वर्साय नामक राजमहल पर, राजशाही भवन पर हमला करते हैं। लेकिन वही जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, जो स्वतंत्रता के परिदोतक लोग होते हैं, वह लोग उस अटैक को चुड़ैलों का अटैक नहीं बल्कि परियों का अटैक बोलते हैं कि परियों ने आक्रमण किया था। और ऐसे में जो है वर्साय पर आक्रमण भी उनका सफल होता है। फ्रांस के राजा और रानी को अपनी मांग मनाने के लिए वह सफल होती है महिलाएं, और पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति संविधान में जगह मिलने की कवायद अगर शुरू होती है कहीं से तो फ्रांस से शुरू होता है। इसके बाद कुछ और घटनाएं घटती है। वहां 9 जुलाई 1789 को आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सभा का नाम बदल दिया गया और उस राष्ट्रीय सभा का नाम राष्ट्रीय संविधान सभा कर दिया। अब इसकी स्वीकृति मिलने के बाद 1791 में राजा ने इसे संवैधानिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी, यानी इसी आधार पर यह संगठन चलता रहेगा, ऐसा उसको मान्यता मिला। और यही नहीं, 745 सदस्यों की जो स्थापिका बनी, जो एक सभा कहलाई, और वह सभा प्रकाश में आई, अमर में आई। इस सभा का जो अध्यक्ष होता था, राष्ट्रीय जो स्थापिका सभा का जो अध्यक्ष होता था, प्यारे बच्चों, उसके दाएं तरफ बैठने वाले लोग दक्षिणापंथी कहलाते थे और अध्यक्ष के बाएं तरफ बैठने वाले लोग वामपंथी कहलाते थे। वामपंथी जो थे वह क्रांति की मशाल, क्रांति के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे, और जो दक्षिणापंथी लोग थे यह लोग राजतंत्रात्मक शासन फिर से लागू हो इसकी आस लगा करके बैठे हुए थे। तो यह लोग अध्यक्ष के दाएं बैठते थे, जिन्हें हम दक्षिणापंथी लोग कहते हैं, और अध्यक्ष के बाएं बैठने वाले लोगों को वामपंथी बोला जाता था। तो इस तरह से आज का यह वीडियो हम यहीं पर अपलोड करके आप लोगों के सामने अगला वीडियो फिर बनाने के लिए आएंगे। घर पर रहिए और पढ़िए। धन्यवाद।